नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कल 17 अगस्त था और कल बड़ी खबर यह थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था 60 दिनों का, उसकी मियाद पूरी तरह से खत्म हो गई है। दरअसल ये जो पूरा वक्फा था, 60 दिन का जो ये वक्फा था, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय पाया गया था, इस वक्फे का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका करना चाहते थे अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। जो मिसाइलें खत्म हो गई थी वो मिसाइलें दोबारा बना लें, जो अड्डे उड़ा दिए गए थे वो अड्डे दोबारा बना लें। ये सारी चीजें करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 60 दिन का वक्त लिया था। ईरान इस बात को अच्छे तरीके से जानता था। ईरान को मालूम था कि अमेरिका ईमानदार नहीं है। ईरान को मालूम था कि दुनिया की सबसे ज्यादा गंदगी जहां पर हो वो भी साफ हो सकता है, काले रंग का कपड़ा सफेद रंग का बन सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की नीयत कभी साफ नहीं हो सकती। और इसीलिए ईरान ने भी इसका इस्तेमाल वैसे ही किया, अपने जो हथियार थे उनको दोबारा तैयार करने के लिए, अपनी आर्मी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, सही जगह पर एयर डिफेंस लगाने के लिए, नए तरीके की मिसाइलें बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। और ये 60 दिन दोनों पक्षों ने अपने अपने लिए इस्तेमाल किया है ताकि आने वाली जंग में और ज्यादा मजबूत होकर उतर सके। अमेरिका से गलती कहां हुई है? अमेरिका से यह गलती हुई है कि 60 दिन का भी सब्र नहीं हुआ उसके। 60 दिन के पहले ही, काफी पहले उसने ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि जो कुछ उसने बनाया था उससे ज्यादा खर्च करवा दिया ईरान ने खाड़ी मुल्कों में अमेरिका के अड्डों पर हमला करके। और अब हालत यह है, आपको पता है, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि अमेरिका, वहां की आर्मी ये कह रही है कि हमारे पास हथियार नहीं है। यानी जो सोचा था, जो प्लानिंग की थी कि हम और मजबूत हो जाएंगे, इजराइल तो हो सकता है हो गया हो, इजराइल तो हो सकता है कि और कुछ नए हथियार उन्होंने बना लिए हो, जो तोड़ फोड़ हुई थी उसको ठीक कर दिया हो, क्योंकि सरजमीने इजराइल पर किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अमेरिका और ज्यादा कमजोर हुआ है और यही वजह है कि खाड़ी मुल्कों से यह खबर आ रही है कि इन समझौतों को लेकर जो 60 दिन वाली जो बातचीत थी वो टूटने के बाद अब उनका नुकसान और ज्यादा होगा। इसलिए ये खाड़ी मुल्क जो हैं वो अमेरिका से बेहद नाराज हैं। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि नाराज नहीं है, और व्हाइट हाउस जानता है कि नाराज होकर भी ये क्या कर लेंगे। आखिर में तो इनको कदम बोसी करनी ही करनी है, आखिर में तो इनको झुकना ही झुकना है। लेकिन फिलहाल इनकी नाराजगी ये है कि ना तो ईरान का ये कुछ बिगाड़ पा रहे हैं और ना तो ईरान से कोई समझौता कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी तिजारत पर जबरदस्त असर पड़ा है, उनके व्यापार पर जबरदस्त असर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है, जहाज आ नहीं रहे, जहाज जा नहीं रहे, तेल बाहर नहीं जा पा रहा, और बाहर से जिन सामानों की जरूरत खाड़ी मुल्कों को पड़ती है वो सामान उनके पास पहुंच नहीं पा रहे। उधर आपको पता है हूथी ने बाब अल मंदेब बंद तो नहीं किया है, लेकिन वहां आग लगाई हुई है। अभी जो हालात हैं उसमें ऐसा लगता है कि बाहर से जंग ना हो रही हो, लेकिन अंदर यमन में जंग तेज हुई है। एक खबर यह है कि 200 के आसपास हूथी मारे गए हैं, तो दूसरी खबर यह है कि जो मोचा बंदरगाह है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, वहां जबरदस्त हमला हुआ है, इसलिए वहां से जहाज ना आ रहे हैं और ना जा रहे हैं। तो बाब अल मंदेब की एंट्री ऐसे ही प्रॉब्लमेटिक है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है खाड़ी मुल्कों के लिए। यह बहुत मुश्किल वक्त है, इसलिए वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका अगर ईरान का कुछ बुरा नहीं कर पा रहा, अगर ईरान से एक फैसला कुन जंग जीत नहीं पा रहा है, तो बेहतर है समझौता कर ले ताकि खाड़ी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएं। तो उनका गुस्सा बहुत वाजिब है, लेकिन अमेरिका उनके गुस्से की कब परवाह करता है? अगर इजराइल गुस्सा हुआ होता तब तो कोई बात होगी। बाकी खाड़ी मुल्क उसके लिए एक तरह से उसकी सल्तनत का हिस्सा हैं, जो उसको रकम पहुंचाते हैं, जो उसके सामने कोर्निश करते हैं। उनके नाराज होने से ट्रंप के ऊपर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला। जेराड कुशनर को आप जानते हैं, ट्रंप का दामाद है और एनवाय है एक तरह से, जो पीस प्रोसेस चल रहा है गजा में उसके अंदर। तो गजा में बताया जा रहा है कि जो पीस प्रोसेस चल रहा है, जो ट्रंप प्लान है, उसको लागू करने के लिए, इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जेराड कुशनर गया हुआ था कतर। और कतर में जो हमास के हेड हैं उनसे मुलाकात हुई जेराड कुशनर की, और वहां पर डी आर्मामेंट वगैरह की बात हुई कि कैसे हमास हथियार छोड़ेगा,
कैसे उस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। इसके तुरंत बाद खबर आती है कि कतर से अमेरिका लौटने की जगह जेराड कुशनर जाता है इजराइल और इजराइल में उसके मुलाकात होती है नेतन्याहू से। अब इसमें क्या हुआ होगा? आपको कहानी पता है कि हमास कह रहा है हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं, और ना केवल हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं बल्कि जो गजा पीस प्लान है ट्रंप का उसको भी लागू कराने को हम तैयार हैं। ये बात लगातार कह रहा है हमास, और हमास के साथ जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन उनकी शर्त बिल्कुल साफ है कि हम गद्दी छोड़ देंगे, हमारी जगह आप सिविलियन ऑफिसर्स को बिठा दीजिए जो यहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे रोज बरोज का। लेकिन उसके पहले इजराइल को अपनी आर्मी को पीछे हटाना होगा। जब तक इजराइल की आर्मी गजा की जमीन पर है तब तक हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। येलो लाइन जो बनी थी उसके पीछे हटना पड़ेगा इजराइल को, और फिर फाइनली पूरे गजा से हटना पड़ेगा इजराइल को। यह शर्त रखी थी हमास ने, और नेतन्याहू का कहना था कि हम गजा को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, फलस्तीन को कभी आजाद मुल्क अपने जीते जी मैं नहीं बनने दूंगा, और अपनी आर्मी हम वहां से नहीं हटाएंगे। अब जो बातचीत पूरी हुई थी, जो सीज फायर हुआ था गजा के साथ, या यूं कहें कि फलस्तीन के साथ, या यूं कहें कि हमास के साथ, जो सीज फायर हुआ था उसमें यह शर्त थी कि इजराइल अपनी आर्मी को हटाएगा, पहले येलो लाइन पे रखेगा, फिर और पीछे आएगा, और फिर फाइनली वहां से हटा लेगा। ये तय पाया गया था। तो ट्रंप का अगर पीस प्लान लागू होना है, ट्रंप का अगर गजा पीस प्लान लागू होना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो सीज फायर ट्रंप ने करवाया था उस सीज फायर को लागू किया जाए। तो उसकी एक शर्त यह है कि हमास हथियार छोड़े, हमास उसके लिए तैयार है, लेकिन दूसरी शर्त यह है कि इजराइल अपनी आर्मी को हटाए, इजराइल उसके लिए तैयार नहीं है। अब इस बैकग्राउंड में इन मुलाकातों को आप देखिए। जेराड कुशनर जब वहां गए होंगे तो हमास ने यह बताया होगा कि हम तो हथियार छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन सीज फायर की दूसरी शर्त भी पूरी कराइए, इजराइल को पीछे हटाइए। और मुझे लगता है कि जेराड कुशनर इजराइल में नेतन्याहू को यही कहने गए हैं कि अपनी आर्मी को गजा से पीछे हटाना शुरू करो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इजराइल के अखबार जिस तरह से इस खबर को छाप रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल के ऊपर गजा पीस प्लान लागू करने के लिए प्रेशर बना रहा है। और गजा पीस प्लान लागू करने के लिए प्रेशर किस चीज पे बनाया जाएगा? प्रेशर सिर्फ इस चीज पे बनाया जा सकता है कि अपनी आर्मी को वहां से पीछे हटाओ। इधर आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर प्राइमरी हो रहा है, वहां भी अमेरिका की तरह प्राइमरी होता है। नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है उसके कौन से कैंडिडेट होंगे यह तय करने के लिए प्राइमरी चल रहा है। इलेक्शन कभी भी होने वाला है। नेतन्याहू की दिक्कत यह है कि अगर गजा से वो पीछे हटा लेता है अपनी आर्मी को, लेबनान में भी कुछ खास नहीं कर पाता है, और ईरान का वार भी दोबारा शुरू नहीं होता है, तो उसके जो विरोधी हैं वो वहां पर सवाल पूछना शुरू करेंगे और कहेंगे कि हर जगह हम हारे, मिला क्या आखिर इजराइल को इतने पैसे और इतने आर्मी के जवान खर्च करने के बाद भी इजराइल को मिला क्या? तो उसके लिए यह मानना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप के लिए कोई एक चीज जरूरी है। कहीं एक उसको जगह उसको दिखाना पड़ेगा कि हम जो चाहते थे हमने किया, जिसको वो मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पीठ ठोकने के लिए इस्तेमाल कर सके। ईरान में उसके समझ में आ गया है कि पीठ ठोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हम। अगर दोबारा जंग शुरू होगी, और वो हो सकती है, तो रोज अमेरिकी आर्मी के लोगों के मरने की खबर आएगी, अमेरिकी अड्डों के उड़ने की खबर आएगी, और इजराइल के अंदर भी बम गिरेंगे। लड़ाई लगातार बड़ी होती चली जाएगी, और जमीन पे पैर रखने की कोशिश की तब तो कितने अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे ये गिन पाना भी मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि यूएई से पैसे दिलवा के कुछ और करके ईरान से वो किसी तरह से कोई समझौता चाहता है, और गजा में चाहता है कि ये पीस प्लान पूरी तरह से लागू हो जाए, कम से कम लागू होना शुरू हो जाए। हमास अपने हथियार रख दे, बिल्डिंग्स कुछ बननी शुरू हो जाए जिनकी तस्वीरें और बाकी सारी चीजें लगाकर वो अमेरिका में ये बता सके कि हमारी जीत हुई है। लेकिन नेतन्याहू क्या उसका खेल पूरा होने देगा? मुझे लगता नहीं है कि वो पूरा होने देगा, क्योंकि इधर कुशनेर से मुलाकात हुई और उसके बाद फिर गजा में बमबारी शुरू हो गई जिसमें कई लोग मारे गए। तो ये शैतान इतनी जल्दी से बोतल में नहीं आने वाला है, ये बात तो ट्रंप को भी शायद समझ में आ रही होगी। एक और इंपॉर्टेंट खबर ईरान से आई है। आज जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया 17 अगस्त है, मंडे है। सैटरडे को, शनिवार को, यानी कि 15 अगस्त जिस दिन था, उस दिन मसूद पेजेश्कियन
जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनकी मुलाकात हुई है सैयद मुस्तफा खामनेई के साथ और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। जाहिर तौर पर यह मुद्दा होगा कि 17 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग खत्म हो रहा है और उसके बाद आगे क्या करना है। तो उन्होंने ईरान की जो अभी ताजा अपडेट्स हैं वो भी शेयर की और मुझे लगता है कि जंग के लिए क्या तैयारियां हैं इस पर भी बातचीत हुई और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान से बातचीत जो अभी चली ही जा रही है, जिसको पहले ही दिन लोग कह रहे थे कि बस बातचीत खत्म होने वाली है, फाइनल होने वाली है, और मैंने अपने चैनल पे आपको बताया था कि वो ईरान है, वो ऐसे समोसा वाली डिप्लोमेसी नहीं करता। ये अभी हफ्तों चलेगी और आप देखिए ओमान से बातचीत अभी चली ही जा रही है। इन सारी चीजों के बारे में ऐसा लगता है कि पेजेश्कियान साहब की जो मुलाकात हुई है सैयद मुस्तफा खामनेई से, उसमें डिस्कस किया होगा, सारी बातें आई होंगी। और जो एक थ्योरी चल रही थी कि सैयद मुस्तफा खामनेई बहुत बीमार हैं, बात करने की कंडीशन में नहीं है, वो सारी थ्योरीज अब गड्ढे में चली गई हैं। अब एक बार फिर से सैयद मुस्तफा खामनेई हयात हैं और काम कर रहे हैं, ये बात इस्टेब्लिश हो गई है। तो ईरान हर चीज के लिए तैयार है कि कुछ भी हो सकता है। इस बीच में खाड़ी कंट्रीज से भी उसने कुछ प्रेशर बनाए हैं। कतर पे उसका कहना है कि जिस समय कतर पर लड़ाई चल रही थी, कतर के ऊपर उसका जहाज था, उसके 2 पायलट जहाज के खत्म होने के बाद कतर में लैंड करते हैं, जिनको कतर ने गिरफ्तार करके रखा है, ये कहना है ईरान का। और उसने कतर से कहा है कि इन दोनों को वापस करो। हालांकि कतर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं माजिद अल अंसारी, उनका कहना है कि हमारे पास कोई भी ईरानी पायलट नहीं है। अब आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। उनका यह कहना है कि पायलटों से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और कोई जवाब हमको नहीं मिला, उसके बाद ही हमने उस पर गोलाबारी की थी जिसमें जहाज को नुकसान पहुंचा। पायलट कहां गए हमें नहीं पता है, जबकि ईरान का कहना है कि दोनों पायलट कतर के अंदर हैं और कतर को उन्हें वापस करना होगा। इस तरह की बहुत सारी और खबरें हैं छोटी छोटी जो ये बता रही हैं कि ईरान अपना दबदबा साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है और अगर जंग शुरू होती है तो ईरान उसी ताकत के साथ लड़ेगा और यह जंग एक बड़ी जंग में तब्दील होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ चीजें बहुत क्लियर होंगी। पहली बात तो ये कि जंग दोबारा शुरू होगी या शर्तें मानी जाएंगी ईरान की, और दूसरी बात ये कि क्या गजा पीस प्लान अमेरिका लागू करा पाएगा, ट्रंप लागू करा पाएगा, या दोबारा वहां पर हिंसा शुरू होगी और नेतन्याहू को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये वो 2 सवाल हैं जिनके जो जवाब आएंगे उससे तय होगा कि मिडिल ईस्ट और दुनिया आने वाले वक्त में किस तरफ जाएगी। जब जब जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा हमेशा की तरह मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप भी हमेशा की तरह वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों रिश्तेदारों को भेजते रहिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।